morning, students. I am Bharti Singh, your SST teacher. How are you, students? I hope you all are fit and fine. I have taught you lesson 2. What is the name lesson 2? From trade to territory. व्यापार से किस तरह से व्यापार किस तरह फैला? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. मैंने आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ाया था? मैंने आपको इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्या क्या चीज़ पढ़नी है. हम पढ़ रहे थे द बैटल ऑफ प्लासी. क्या पढ़ रहे थे? द बैटल ऑफ प्लासी. ये आपको मैं रिकॉल करा रही हूँ, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बस एक बार रिवाइज करा रही हूँ. आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान इन 1756, अलीवर्दी खान की डेथ के बाद, कब डेथ हुई थी इसकी? 1756 में. सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल. बंगाल के नवाब कौन बन गए थे? सिराजुद्दौला. कंपनी वॉज वरीड विद दिस. वाई कम वरीड विद दिस? कंपनी इससे क्यों परेशान हो गई थी? सिराजुद्दौला वॉज स्ट्रिक्ट रूलर. सिराजुद्दौला जो थे बहुत स्ट्रिक्ट रूलर थे, इस वजह से कंपनी उनसे परेशान थी. दे वॉन्टेड अ पपेट रूलर. वो क्या चाहती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि उनके सामने एक रूलर ऐसा आए जो कि उनकी पपेट की तरह काम करे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पपेट? कठपुतली, जो कि उनके हाथों पे या उनके इशारों पे वर्क किया करे. सिराजुद्दौला जो थे स्ट्रिक्ट रूलर थे, इसलिए उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को परेशानी हुई. ड्यू टू दिस इंटरफेरेंस ऑफ कंपनी, सिराजुद्दौला वॉज नॉट हैप्पी विद कंपनी. कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला आपस में जो उनकी इंटरेक्शन थे वो अच्छे नहीं थे. उनके जो आपस में इंटरफेरेंस जो थे वो अच्छे नहीं थे. क्यों? सिराजुद्दौला वॉज स्ट्रिक्ट रूलर और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी दे वांटेड अ पपेट रूलर. वो चाहती थी एक पपेट रूलर की तरह काम हो, पपेट रूलर की तरह चाहती थी, ऐसा शासक चाहती थी जो कि क्या हो, एक पपेट रूलर की तरह काम करे. द बैटल ऑफ प्लासी, इसी वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुई. सिराजुद्दौला आस्क्ड कंपनी टू, क्या क्या काम कहा? सिराजुद्दौला ने कहा, उस टाइम के जो रूलर सिराजुद्दौला थे उन्होंने कहा स्टॉप मेल्डिंग इन हिज पॉलिटिकल अफेयर्स, कि आप हमारे राजनीतिक मुद्दों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे. पॉलिटिकल अफेयर्स में आप बिल्कुल अफेयर्स में आप दखलंदाजी नहीं करेंगे. दूसरा था स्टॉप फोर्टिफिकेशन, जो आप किलाबंदी कर रहे हैं, आप जो बंगाल में किला बना रहे हैं जिसमें आप अपनी गुड्स रख रहे हैं, उसको भी स्टॉप कर देंगे, आप वो भी वर्क नहीं करेंगे. तीसरा है पे द रेवेन्यूज़, आपको जितनी भी आय हो रही है उसके टैक्स देना पड़ेगा. आपके पे द रेवेन्यूज़ को पे करना पड़ेगा, आय को पे करना पड़ेगा. बट ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मंजूर नहीं था. उनको ये जो जितने भी नेगोशिएशन थे ये फेल्ड हो गए, मतलब ये नेगोशिएशन के चले नहीं, वो ये चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे. कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी. नवाब मार्च विद, इसके बाद क्या हुआ? सिराजुद्दौला जो थे उनको भी इस बात का बुरा लगा कि ये सारे रूल्स को मान नहीं रहे, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या किया? 30,000 सोल्जर्स टू इंग्लिश फैक्ट्री. उन्होंने अपनी आर्मी के अंदर से जो 30,000 सैनिक थे, 30,000 सोल्जर्स थे, उनके साथ उन पर अटैक कर दिया एट कासिम बाजार. कहाँ पर? कलकत्ता में कासिम बाजार. कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल, और वहाँ के जितने भी कंपनी ऑफिशियल थे उनको कैप्चर कर लिया, उनको अपने कब्जे में ले लिया. लॉक द वेयर हाउसेज, उनके जो भी जहाँ पर उनके सामान रखे हुए थे, गुड्स रखी हुई थी, उनके वेयर हाउसेज को लॉक्ड कर दिया. डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिश मैन्स, और उनको हथियार, जो उनके पास हथियार थे उनके भी उन हथियारों को ले लिया. और ब्लॉकेड इंग्लिश शिप, और जो इंग्लिश जहाज जाया करते थे और आया करते थे उनको ब्लॉक कर दिया, उनको बंद कर दिया कि अब ये इंग्लिश जो रास्ता है इनका इंग्लिश शिप्स का, उनको ब्लॉक कर दिया जाए. देन ही मर्ज टू कैलकटा टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर कंपनीज फोर्ट देयर, और उन्होंने कहाँ मर्ज कर लिया? कैलकटा में, और कंपनी ने अपना वहाँ पे फोर्ट बनाना शुरू कर दिया. अब इस ये भी कह दिया कि भी अब फोर्ट नहीं बनाओगे, आप उसको आगे नहीं बढ़ाओगे. तो कंपनी ऑफिशियल्स को इस बात को उन्होंने इन सारी बातों को माना नहीं और उन्होंने अपनी मनमानी की.
तो अब कंपनी ऑफिशियल्स भी अपना क्या दिखाएंगे, उन्होंने अपना सिराजुद्दौला के अगेंस्ट बोले। अगेंस्ट क्या किया उन्होंने, यही हम आगे पढ़ रहे हैं जो आपको मैं अब पढ़ा। कंपनी ऑफिशियल सेंड ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। उनकी कमांड थे, कमांडर थे, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे मैंने आपको नाम भी बताया रॉबर्ट क्लाइव। इनके अंडर ही बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। जो बैटल ऑफ प्लासी का मतलब है युद्ध। प्लासी, प्लासी मीन्स क्या है, प्लासी का ये बैटल युद्ध, और प्लासी इसका नाम है। ये कैसे प्लासी पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पलाश के बहुत पेड़ थे, पलाश के पेड़ों की वजह से ही इसका नाम प्लासी पड़ा। तो सेंड ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में उन्होंने अपने जितने भी ट्रूप्स थे वो कहाँ भेजे, वापस बंगाल में भेजे। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। और ये लड़ाई जो हुई थी, ये बैटल जो हुई थी वो 1757 में हुई थी। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अपनी आर्मी को कलेक्ट करके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट फाइट की, युद्ध किया, वार किया। इसी वजह से ये बैटल ऑफ प्लासी हुई। सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल। सिराजुद्दौला जो है अपनी बैटल को हार गए। क्यों हार गए, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, वो आपको मैं बताऊंगी अभी। सिराजुद्दौला जो थे अपनी बैटल को हार गए, और कंपनी ऑफिशियल्स रॉबर्ट क्लाइव के जो कमांडर थे उनके जो अंडर में ये बैटल हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। मेन रीज़न ऑफ द डिफीट वाज द बिट्रेयल ऑफ मीर जाफ़र। मीर जाफ़र एक नाम आया है नया, जो कि रीज़न था, जो सिराजुद्दौला के हारने का जो मेन रीज़न था वो कौन था, वो मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र का नाम भी बताया मैंने यहाँ पे। मीर जाफ़र जो था, कौन था वो ही बिट्रेड बाय द पार्टिसिपेटिंग इन द बैटल। कौन था वो उनके सैनिक का हेड था, चीफ था। उसने क्या किया, उसने अपनी एक आर्मी के पार्ट को नहीं भेजा। जब सिराजुद्दौला ने ये सोचा कि उनको पूरा विश्वास था कि मैं जीतूंगा, क्योंकि आर्मी बहुत बड़ी थी उनकी। बट क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जो था बहुत चालाक थे, ये अंग्रेज, ये तो पहले से चालाक थे। इन्होंने जो मीर जाफ़र था, जो इनका सेनापति था, जो कंट्रोल कर रहा था आर्मी को, उसको क्या करा, रिश्वत दे दी, ब्राइब कर दी, और उसको क्या कह दिया, उसको कुछ ना कुछ लालच दे दिया। लालच देने के बाद क्या हुआ कि उसने मना कर दिया कि भी हाँ ठीक है, मैं अपनी एक पार्ट को नहीं भेजूँगा। तो उसने इसी तरह से आर्मी के एक पार्ट को नहीं भेजा, कहाँ पर, जहाँ पर वार हो रहा था। इसी वजह से मीर जाफ़र के धोखे की वजह से डिफीट हो गए वो। ही बिट्रेड बाय द नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बैटल, और इसकी वजह से उनको हारना पड़ गया। ही वॉज बर्ड बाय क्लाइव बाय द प्रॉमिस ऑफ मेकिंग हिम नवाब आफ्टर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला। अंग्रेजों ने क्या उससे वादा किया, उससे प्रॉमिस किया कि मीर जाफ़र से, किससे, मीर जाफ़र से ये प्रॉमिस करा कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद या हारने के बाद, सिराजुद्दौला के हारने के बाद आपको नवाब बना दिया जाएगा। तो मीर जाफ़र को जब इतना बड़ा उसके साथ प्रॉमिस किया गया, तो उसने इस चीज़ के लिए वो रेडी हो गया, और उसने इसी कारण की वजह से, इसी कॉज की वजह से कौन हार गया, सिराजुद्दौला हार गया। अब है इसके बाद मीर जाफ़र जब बन गया, उसके बाद हुई बैटल ऑफ बक्सर। अब ये जो थी दोनों करीब करीब हुई हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बैटल ऑफ प्लासी के थोड़े दिनों बाद ही, थोड़े टाइम के बाद ही बैटल ऑफ बक्सर हुई। इवेंट्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। अब इसके बाद की कहानी है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुई बैटल ऑफ बक्सर। सिराजुद्दौला वॉज एसिनेटेड एंड मीर जाफ़र वॉज मेड द नवाब। सिराजुद्दौला जो थे वो एसिनेटेड हो गए, मतलब मर गए। उसके बाद कौन बन गया, कौन गद्दी पे बैठ गया, मीर जाफ़र नवाब। कंपनी वॉज इंटरेस्टेड मोर इन ट्रेड नॉट इन टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी का मतलब था कि उनका काम था कि पैसे को और अच्छे से और अच्छा कमाना। उनका बस जो मेन मोटिव था वो इंडिया में आने का यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पैसा लूटना चाहते थे, क्योंकि पता है कि इंडिया जो था बहुत एक अमीर कंट्री रही है पहले से ही,
अमीर कंट्री रही है, तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो ट्रेड की जगह पे यहाँ पे तो बहुत कुछ हो सकता है, तो क्यों ना इसको हम कैप्चर कर लें। तो उन्होंने क्या किया, वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेड, मतलब उनका जो मेन फोकस था वो ट्रेड में था। ट्रेड में इतना नहीं था जितना पैसे में था, मतलब उन्हें किसी भी तरह से अपना फ़ायदा करना था, अपना पैसा और बढ़ाना था ताकि वो अपने इंग्लैंड में वो पैसा ले जाए। नॉट टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से कोई मतलब नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस तरह से राज्य चलेगा या हमें बैठना है। बस उनको तो एक पपेट रूलर की तरह एक शासक चाहिए था जो कि क्या कर सके, जो कि उनके हाथों उनके कहने पर काम कर सके। कंपनी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू वर्क विद द पपेट नवाब ऑल्सो। अब कंपनी को लगा कि हम लोग मीर जाफ़र के साथ भी काम नहीं करेंगे। जब मीर जाफ़र को भी जब उन्होंने नवाब बना दिया, तो मीर जाफ़र जो थे उनको भी अपनी सब्जेक्ट के प्रति, मतलब कि अपनी प्रजा के प्रति, जो जो जब वो राजा है तो अपनी प्रजा के लिए भी सोचना पड़ेगा, तो उनके काम को भी मानना पड़ेगा। तो वो इस तरह से वो मुश्किल आ रही थी कि मतलब वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा था, जैसे वो चाह रहे थे कि बिल्कुल पपेट रूलर की तरह रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कंपनी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू वर्क विद द पपेट नवाब ऑल्सो। अब अंग्रेजों को, मतलब कि उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स को इसके साथ मीर जाफ़र के साथ भी काम करने में बहुत प्रॉब्लम आने लगी। Because basic appearance of dignity and sovereignty was to be the maintained, and due to this they were not as helpful as the company wanted to be. Because basic appearance, इसी basic appearance की वजह से जो कि उनकी ये was to be maintained, वो maintain नहीं कर पा रही थी। maintain जो कंपनी थी वो maintain क्यों नहीं कर पा रही थी, कि ड्यू टू द was not helpful। अब उनको ये चीज़ की उनको हेल्प नहीं मिल पा रही थी कि भी ये जैसा जैसा हम चाह रहे हैं वैसा वैसा ये क्यों नहीं कर रहा है। तो कंपनी जो थी वो ऐसा चाह रही थी कि बस उनको ना तो कोई टैक्स देना पड़े और जितना भी रेवेन्यू आए वो उनकी जेब में जाए, और मतलब वो अपना पूरा रूल करना चाह रही थी। तो दिस टर्न इनटू द अनदर बैटल। इसी वजह से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर की वजह से ही हमारे इंडिया में एक मोड़ आ गया, मतलब टर्न हो गई। जो इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे जीत रही थी, तो वो लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए, और इसी वजह से एक अनदर बैटल हुई, उसका नाम क्या था, द बैटल ऑफ बक्सर। मीर जाफ़र जो था पपेट रूलर था, एट टाइम ही प्रोटेस्टेड फॉर हिज सब्जेक्ट। अब उसने अपनी प्रजा के लिए उसने भी क्या करने लग गया, वो प्रोटेस्ट करने लगा। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। But after a time period, Mir Qasim also complained against the company official. Company deposed him and installed Mir Qasim son-in-law. अब कंपनी को क्या लगा, कंपनी के जो ये मीर जाफ़र थे, मीर जाफ़र जो पपेट रूलर की तरह उन्होंने शासन करवाया था, मतलब उनको नवाब बनाया था बंगाल का। तो अब उनको ये लगा कि मीर जाफ़र भी अगेंस्ट होने लगे, तो उनका एक सन इन लॉ था, सन इन लॉ मतलब उनका दामाद, उनका जो सन इन लॉ था मीर कासिम, उसको उन्होंने क्या करा, बैठा दिया। तो बट आफ्टर अ टाइम पीरियड मीर कासिम ऑल्सो कंप्लेन अगेंस्ट। इसी तरह से जैसे मीर जाफ़र ने अगेंस्ट हुआ, मीर जाफ़र ने कंप्लेन करनी शुरू करी, इसी तरह से मीर कासिम ने भी यही प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बट आफ्टर सम टाइम पीरियड मीर कासिम ऑल्सो कंप्लेन अगेंस्ट द कंपनी ऑफिशियल। कंपनी ऑफिशियल के अगेंस्ट मीर कासिम भी कंप्लेन करने लगा। अब क्या हुआ, इसी वजह से क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुई। इसके अंदर कौन कौन सा, उसने तीन जो लोग और शामिल कर लिए, 3 शासक और शामिल कर लिए, शाह आलम II, और दिल्ली का है सुजदुल्ला, है ना। और इस वजह से तीनों ने आपस में मिलके बैटल ऑफ बक्सर को परिणाम दिया, मतलब कि रिजल्ट दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर। अब मीर कासिम भी बैटल ऑफ बक्सर को हार गया। ये कब हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, 1764 में, और बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, और द बैटल ऑफ बक्सर हुई है 1764 में, मतलब आसपास ही हुई है, कुछ सालों के बीच में ही ये अगेन हुई है, 2 बार बैटल ऑफ, और दोनों बैटल में अंग्रेज ही जीते हैं, मतलब कि कंपनी ऑफिशियल्स और ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीती है। अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर।
अब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक नया मोड़ ले लिया इंडिया, पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकंजे में फंस गया। मतलब कि पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा कंट्रोल कर लिया अपनी इंडिया, बंगाल तक तो कंट्रोल था ही, अब वो धीरे धीरे करके ऐसे आगे और बढ़ती गई, इंडिया के और पार्ट्स पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी क्या हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि वो एक बार पहले जीत गए बैटल ऑफ प्लासी में, सेकंड टाइम वो बैटल ऑफ बक्सर में जीत गए। जब वो जैसे जीतते जा रहे थे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की वजह से उन्होंने देश पे अत्याचार करने शुरू कर दिया। उनके पास पावर आ गई, जैसे पहले दीवानी पावर भी आ गई उनके पास। तो अब क्या हुआ उसके बाद आगे देखेंगे। इवेंट्स आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, इवेंट्स पता नहीं क्या क्या हुआ था बैटल ऑफ बक्सर के बाद भी क्या क्या हुआ था। आफ्टर द रेइंस्टॉलेशन ऑफ मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल, आफ्टर द रेइंस्टॉलेशन मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया, क्योंकि मीर कासिम तो हार चुके थे, तो मीर जाफर को इन्होंने दोबारा से क्या बना दिया, नवाब बना दिए बंगाल का। ही वॉज फोर्स टू पे, क्यों बनाया ना, मीर जाफर जो था उन्होंने कहा कि मैं आपको 5 लाख रुपीज़ पर मंथ दूंगा, आप मुझे मेरे पास जितना भी वक्त बचा है अब मेरे को ही आप नवाब बना दीजिए, और मैं आपको एवरी मंथ जो है, ही वॉज फोर्स टू पे 5 लाख एवरी मंथ टू कंपनी। उस टाइम पे कंपनी ने कहा कि मैं जो है आपको हर महीने, कंपनी को हर महीने क्या दूंगा, 5 लाख एवरी मंथ दूंगा, 5 लाख रुपीज़। उस टाइम पे कितने होते थे 5 लाख रुपीज़, और उस टाइम पे वो कंपनी को 5 लाख, मतलब कितना, जो इंडिया था वो कितना अमीर देश था, इससे पता चलता है उस टाइम पे 5 लाख रुपीज़ क्या होते थे। तो इस वजह से इससे यही पता चलता है कि इंडिया जो था उस टाइम पे, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। कंपनी स्टिल वांटेड मोर, अब कंपनी क्या करती थी, कंपनी को चाहिए था पैसा पैसा पैसा, और कंपनी इसकी वजह से क्या, स्टिल वांटेड मोर, और ज़्यादा चाहती थी कंपनी। क्या चाहती थी, ना तो उसको कोई टैक्स, उससे कोई मतलब नहीं था, उसको बस इंडिया एक सोने की खादान नज़र आई, और उसने खादान को लूट के वो अपने यूरोप में ले जाना चाहते थे, और वो ले गई, और अपने इंग्लैंड को उन्होंने अच्छा अमीर बनाया। बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765, कब मरे थे मीर जाफ़र, उनके डेड हुए थे 1765 में। द मोड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, इस टाइम पे कंपनी का मोड चेंज हो गया। अब कंपनी ने कहा बहुत पपिट रूलर्स के साथ हमने काम कर लिया, अब हमारे पास पावर आ गई है, नो मोर पपिट नवाब, अब हमें पपिट नवाब नहीं चाहिए, हम खुद रूल करेंगे। तो इसी तरह से कंपनी के पास हिम्मत आ गई, कंपनी ने अपना कंट्रोल और ज़्यादा इंडिया पे जमा लिया। क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब ओवर सेल्व्स, क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो अंग्रेज़ों का बहुत दिमागदार ऑफिशियल रहा था इनका, तो उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि वी मस्ट इंडीड, अब हमें रियली में क्या करना है, हमें नवाब बनना है, हमें नवाबों की तरह लाइफ जीनी है, अब हमें किसी पपेट रूलर के साथ वर्क नहीं करना। इन 1765, कौन से ईयर में, 1765, मुगल एम्पेरियर अपॉइंट्स द कंपनी एज अ दीवान ऑफ द बंगाल। अब वो लोग जीत गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कंट्रोल हो गया था। तो अब क्या हुआ 1765 में, मीर जाफ़र तो बने हुए थे उस टाइम पे, उन्होंने मुगल एम्पीरियर का पता था, उस टाइम पे मुगलों का राज चल रहा था, तो उन्होंने क्या अपॉइंट कर दिया, कंपनी को क्या अपॉइंट कर दिया, दीवान ऑफ द बंगाल का दीवान बना दिया। उस टाइम पे इसी चलते थे, दीवान का मतलब है टैक्स प्लस सिविल केसेस उनको और मिल गए, पहले तो टैक्स से छूट मिली हुई थी, फिर सिविल में मतलब कि सिविल केसेस जो राजनीतिक मुद्दे इनमें भी वो अफेयर, इसमें भी वो इंटरफेयर कर सकते थे। आफ्टर एक्वायरिंग दीवानी राइट्स, अब दीवानी राइट्स मिलने के बाद उनकी हिम्मत और बढ़ गई, मतलब धीरे धीरे इन्होंने कैप्चर किया। पहले इन्होंने जो युद्ध हुए, द बैटल ऑफ प्लासी और द बैटल ऑफ बक्सर, इसके बाद इनकी पावर जो है बढ़ती चली गई, और बढ़ने के बाद फिर ये रुके नहीं, इन्होंने पूरा खाली करके ही इंडिया को छोड़ा। कंपनी यूज द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, अब कंपनी की मनमानी बहुत चलने लगी, कंपनी ने बहुत बड़ी तादाद में रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर दिया, बंगाल को, जो बंगाल में जो भी रिसोर्सेज थे उनका बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ करना शुरू कर दिया। दिस क्रिएटेड द ह्यूज लॉस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, और इसका परिणाम जो हुआ, इसका जो रिजल्ट निकला हुआ आज तक हम भुगत रहे हैं। ये दिस क्रिएटेड द ह्यूज लॉस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, फॉर इंडिया के लिए ही, इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा लॉस था।
अब क्या हुआ, पहले क्या था, जब वो ट्रेडर बन के आए थे, मतलब कि ट्रेड करने आए थे इंडिया में, तब क्या थे, और ट्रेड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी तब क्या थे, ये चीज़ देखेंगे हम। ट्रेड बिफोर द बैटल ऑफ प्लासी और दीवानी राइट्स, पहले क्या था, वो एक तरह एज अ ट्रेडर आए थे हमारी इंडिया में, और वह व्यापार किया उन्होंने, यहाँ पे बिजनेस के तौर पे आए थे। तो क्या करते थे, वो इंडियन गुड्स को लेके जाया करते थे अपने कंट्री में, अपने यूरोप में, अपने इंग्लैंड में। जैसे यहाँ पर मसाले हैं, स्पाइसेस, स्पाइसेस खरीदने में आया करते थे वो, स्पाइसेस खरीदने के लिए यहाँ पे आया करते थे। और यहाँ आया करते थे तो क्या लाते थे साथ में, वो लाते थे गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर लाते थे, जो कि हम लोग गोल्ड और सिल्वर ले लिया करते थे, और उनके बदले में स्पाइसेस उनको दिया करते थे, गोल्ड और सिल्वर। ध्यान रखना इस बात को कि ट्रेड बिफोर द बैटल ऑफ प्लासी, दीवानी राइट्स, उनको दीवानी राइट्स नहीं थे, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे उस टाइम पे, बस ओनली वो ट्रेड करने आ रहे थे। ट्रेड करने आ रहे थे तो इसका मतलब अब उनको क्या करना था कि भाई उनको बस सिर्फ एक व्यापारी बनकर यहाँ से गुड्स लेके जाते थे, वो यहाँ से स्पाइसेस लेके जाते थे, और उसके बदले में गोल्ड और सिल्वर अपने यहाँ से लेके आते थे, और हमारे इंडिया में वो रखा जाता था। अब क्या हुआ, अब बिल्कुल अपोजिट हो गया, पहले के ट्रेडर में और अब के ट्रेडर में अब बिल्कुल डिफरेंस हो गया। ट्रेड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, अब क्या हुआ, ट्रेड बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनका ट्रेड करने का तरीका बदल गया। इंडियन गुड्स, जो गोल्ड और सिल्वर, अब क्या हुआ, वो गुड्स भी लेके जाने लगे, गुड्स तो यहाँ से गुड्स तो जाने लगी, और जो गोल्ड और सिल्वर था वो भी अपने देश से ही वापस अपने यहाँ से कलेक्ट करके वापस यूरोप में जाने लगा, मतलब खाली किया उन्होंने, मतलब अपने यूरोप को उन्होंने और ज़्यादा वेल फर्निश्ड बनाया। अब यहाँ से सारा पैसा जो था, पैसे की जो मतलब जो भी पैसा था, जो भी गोल्ड और सिल्वर था, वो सब कहाँ जाने लगा, यूरोप में जाने लगा, क्योंकि पूरा उनका कंट्रोल था, कोई कहने सुनने वाला था नहीं। तो क्या होता, यही होता कि वो जो अपनी मनमानी उन्होंने बहुत अच्छे से की, और उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया को धीरे धीरे से बंगाल को खाली करते गए, और जो इंडिया के अदर पार्ट्स थे उसमें भी उन्होंने अपना कंट्रोल दिखाया। नाउ द रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया वॉज यूज टू फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब क्या हुआ, जो भी रेवेन्यूज थे, जो इंडिया से जो भी रेवेन्यू हुआ करते थे, वो यूज करते थे फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, मतलब यहीं से रेवेन्यू में यहीं पर लगा दिया, और यहाँ से ही अपना जितना भी प्रॉफिट कमाया वो अपने यूरोप में ले गए। ट्रेड, मेंटेनिंग ट्रूप्स, बिल्डिंग फोर्ट, अब ट्रेड में भी खर्चा होता है, मेंटेनिंग ट्रूप्स में मतलब जो भी उनके कंपनी जो चल रही थी उसके अंदर जो ट्रूप्स लग रहे थे उनको भी मेंटेन करना था। और फिर उसके बाद बिल्डिंग फोर्ट, भाई बिल्डिंग फोर्ट बना रहे थे जिसमें वो अपने गुड्स भर रख सकें, तो बिल्डिंग फोर्ट द ऑल वाज डन ऑन द इंडियन मनी ऑल। बस ये सब काम वो बस किससे होने लगा, बस इंडियन मनी से हुआ ये सारा काम, इंडिया से जो पैसा कलेक्शन था उसी की वजह से ये सारा वर्क हुआ, मतलब कि जो भी वर्क हुआ वो सब इंडिया के पैसों से ही हुआ, इंडिया के पैसों से ही वो आगे बढ़े, इंडिया के पैसों से ही वो उन्होंने अपना रूल करा, हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट किया। तो मतलब ये कुल मिलाकर बात ये है कि उन्होंने जो कि ये बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी जो ये दोनों जो वार हुई हैं, इनकी बाद जो है हमारी इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। बुरी होने का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, अब उन्हीं का रूल चल रहा था, और वो आगे आगे बढ़कर उनका रूल बढ़ता ही चला गया, और इसके बाद हम लोग ऑब्वियस है कि गुलाम बन गए। और यही मैं आपको यहाँ तक ही आपको पढ़ाऊँगी, मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसको आपको अच्छे से रीड करना है कि मैंने कहाँ तक आपको पढ़ाया है, क्योंकि अगर इस लेसन को हमने डिटेल में नहीं पढ़ा तो हमें जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये हाई ट्रेड लेड टू बैटल्स की भी किस तरह से व्यापार जो है बैटल्स में कन्वर्ट हो गया, और द बैटल ऑफ प्लासी इसी के अंदर ही द बैटल ऑफ बक्सर भी आता है। तो ये सारा जो है पूरा मैंने आपको बताया कि भाई क्या क्या चीज़ उन्होंने किस तरह से ये दोनों वार की। तो ये आपको यहाँ तक पढ़ना है, आपको पेज नंबर 14 तक। 14 में कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स, ये नवाब्स जो बनेंगे हम यहाँ से हम दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर 6 में मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि कंपनी ऑफिशियल जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे किस तरह से नवाब बन गए। नवाब मतलब नवाब नहीं, नवाब, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते थे तो उनकी लैंग्वेज में वो नवाब था, वो किस तरह से नवाब बने, और कंपनी रूल एक्सपेंड, कंपनी का रूल
किस तरह से एक्सपेंड फैलता चला गया, जो हमारे हमारे कंट्री हमारी कंट्री पे रूल कर रहे थे वो बढ़ता चला गया, वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ता चला गया। फिर है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर के जो टाइगर माने जाते हैं टीपू सुल्तान, उनकी भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी। तो आपको ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से रीड करना है। वार विद द मराठास, द क्लेम ऑफ अ पैरामाउंटेसी और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और आगे है सेटिंग अप अ न्यू एडमिशन, किस तरह से नया नया व्यवस्था बनी, नई, क्योंकि इंग्लिश लोग थे, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी सारी व्यवस्था जमाई। तो इस तरह से द कंपनी आर्मी, और उसके लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, ये पूरे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली, पहले आपको इस चैप्टर की एक अच्छे से रीडिंग लगानी है। तो इस चैप्टर में थोड़ा बहुत जो भी समझ में आ रहा है उसको समझना है, और उसके बाद जितना मैंने पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ाया है, यू हैव टू रीड केयरफुली, लिसन केयरफुली, बहुत अच्छे से सुनना है, रीड करना है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे लेक्चर 6 में मिलूँगी, और मैं आपको आगे की डिटेल में आगे के टॉपिक्स को डिस्कशन करूँगी आपसे टॉपिक से। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।